स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, जयपुर काव्य साधक परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और काव्य साधक स्टूडियो दुर्गापुरा जयपुर में आज हमारे बीच में देश के बहुत नामी हास्य के कवि आदरणीय गोपीनाथ जी चर्चित गंगापुर से पधारे हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस अवसर का लाभ उठा लिया जाए और गोपीनाथ जी से कुछ उनकी काव्य यात्रा के बारे में, कुछ उनकी जीवन यात्रा में कैसे कविता अवतरित हुई, इन पे थोड़ी सी चर्चा करते हुए उनकी रचनाओं का भी हम सब आनंद लेंगे। तो मैं आदरणीय चर्चित साहब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे इस छोटे से स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पारिक जी आपको। निश्चित रूप से काव्य के क्षेत्र में आपका एक बहुत स्थापित नाम है पूरे देश में। गोपीनाथ चर्चित अपनी छंदबद्ध काव्य रचनाओं के लिए बहुत जाने जाते हैं। आपकी कविताएं सुने उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये शुरुआत आपकी कविताओं की हुई, थोड़ा सा प्रकाश डालें। पारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपने साहित्य की सेवा के लिए और कवियों को अपने यहाँ आमंत्रित कर उनका काव्य पाठ जनता तक पहुँचाने के लिए आपने जो काव्य साधक संस्था और ये जो नया स्टूडियो बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से युक्त निर्मित किया है, आज मैं पहली बार इसमें आया हूँ। मैं देखकर भी बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसी सुविधाएं आपने एक व्यक्तिगत निजी स्तर पर इसको तैयार करके लोगों को दी है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जहाँ तक मेरी काव्य यात्रा का प्रश्न है, मैं ये मानता हूँ साहब कि कविता लिखना कोई आसान काम नहीं है। मैं पीड़ा से कविता जन्म लेती है। क्या बात है। जन्म पीड़ा से लेती है। और जितना आदमी पीड़ित होता है जनता के दुख को देख करके, जितने उसके अंदर हृदय मतलब आंसुओं का सागर हृदय में पैदा होता है, वो आंसू जब निकलते हैं शब्दों के द्वारा, वो कविता का शब्द का रूप लेती है कविता, और वो कविता होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बचपन में सखा अभाव मिले, बचपन में सखा अभाव मिले, कोई भी कवि बन जाएगा यदि जीवन में अन्याय। क्या बात है। अन्याय, अभाव, दुख, संतरास, ये कविता की खाद हुआ करती है। खाद, इनसे कविता उतरती है। और जहाँ तक मेरे कवि बनने का प्रश्न है किशोर जी, तो मैं बचपन में छोटी छोटी तुकबंदियाँ करता था और हास्य विनोद मेरा स्वभाव था। मेरे स्वभाव में ही था। छोटी छोटी बातों पर मैं दो मित्र बात कर रहे हैं, दो आज भी मैं कर लेता हूँ और वहीं से कविता पैदा हो जाती है। जैसे मेरे से एक आदमी ने एक बार पूछा कि यार वो आपके सामने फला व्यक्ति रहते हैं ना, उमर साहब, वो। अब मेरा जवाब देने का अंदाज हास्य में, मेरे को सब जानते हैं कि ये हंसाने वाला आदमी है, हास्य में लिखता है, तो जवाब भी मेरे वैसे ही होते थे। उनके दो अर्थ भी हो जाते थे और व्यंग और लक्षणा में भी बात हो जाती। मुझसे पूछा वो अमुक व्यक्ति आपके सामने रहते हैं ना मारता। अब वो क्या मेरे सामने को कहते हैं, लेकिन वो हमारे चौराहे पर 4 मकान है, तो हमारा मकान यूं है तिरछा, आमने सामने नहीं है। तो मैं उनसे कहता वो सामने रहते, नहीं वो सामने नहीं रहते, वो मेरे से तिरछे रहते हैं। क्या बात। अब ये श्लेष में 2 अर्थ हो गए। अब वो मेरे सामने नहीं, वो तिरछे रहते हैं। लोकेशन भी बता दी और नहीं बता दी। तो कहने का भाव जो है ना, वो इस तरह से मेरी हास्य विनोद में मेरी पत्नी मेरे से कई बार पूछती है कि भाई पूछा करती थी और आज भी घर में पूछ लेते हैं कि आज आपके लिए क्या सब्जी बनेगी। तो मैं बड़ा उदास होकर कहता मुझे दाल बहुत पसंद है साहब किशोर जी। तो मैं कहता, वो कहते क्या सब्जी बनेगी। मन का मेरी दाल तो गलेगी नहीं। तो दाल उनको पसंद नहीं, आखिर वो मेरी ऐसा कहने से मेरी दाल गल जाती, क्या मुझे दाल मिल जाती। तो मेरी ये हास्य विनोद का स्वभाव है, इन्हीं में से बहुत खूब चर्चित साहब। और ये सिलसिला बातों का तो चलता रहेगा, क्यों नहीं आपकी हास्य विनोद की कुछ कविताओं से हम शुरुआत करें, हमारे सभी मित्रों को रूबरू करवाएं आपकी रचनाओं से। हाँ चलिए साहब, मेरी ये 3 पुस्तकें निकली हैं किशोर जी, जी जो मैंने आपको दी भी हैं। उनमें एक किताब है हंस लो घड़ी दो घड़ी, और एक है मौन क्यों जीता रहा हूँ। उसमें तो मैंने एक कवि आक्रोश व्यक्त करता, मौन रहना नहीं चाहता, समाज की व्यथाओं को कहना चाहता। और मैंने इसी व्यथा को हास्य के माध्यम से भी कहा है, वो लोगों की व्यथा है, मेरी नहीं है। तो मैंने लिखा। आप देखिए सहज हास्य कैसे पैदा होता है। ये जो नाक है ना, अपनी नाक, मुहावरों में, यमक में, श्लेष में मैंने बात की है। ये नाक है ना, लोग इसको साधारण वैसे ही लेते हैं, नाक है चलो,
और ये नाक काय के लिए बनाई है भगवान ने? केवल सांस लेने के लिए बनाई है, इसका मुख्य उपयोग है। लेकिन नाक का लोग क्या क्या दुरुपयोग करते हैं, देखिए एक हजल सुनिए हास्य व्यंग में कि सांस ग्रहण करने को नाक बनाई है और जहां जरूरी थी फिट वहीं कराई है। जहां जरूरी थी फिट, अब ये हास्य के शब्द हैं, जहां जरूरी थी फिट वहीं कराई है, किंतु नाक को इज्जत से ही जोड़ दिया लोगों ने। दुरुपयोग देखिए, किंतु नाक को इज्जत से ही जोड़ दिया, नहीं नाक पर मक्खी भी बैठाई। क्या बात नहीं नाक पर मक्खी भी बैठाई है, और नाकदार बनते हैं जिनके नाक नहीं, नाकदार बनते हैं जिनके नाक नहीं, बेमतलब ही लंबी नाक लगाई, बेमतलब ही लंबी नाक लगाई है। और हाथ पांव कमजोर नाक ऊंची रखते, हाथ पांव कमजोर नाक ऊंची रखते, किंतु नाक के नीचे नाक कटाई, किंतु नाक के नीचे नाक कटाई है। और सारी अक्ल नाक में रखते नकचंडे, सारी अक्ल नाक में रखते नकचंडे, हर मुद्दे में अपनी नाक घुसाई है, हर मुद्दे में अपनी नाक घुसाई है। और बने नाक का बाल नाक में दम करके, बने नाक का बाल नाक में दम करके, ऐसी कसी नकेल नाक रगड़ाई है, ऐसी कसी नकेल नाक रगड़ाई है। खतरनाक ना करो नाक को नाक रखो, मैसेज खतरनाक ना करो नाक को नाक रखो, वही काम लो जिसको नाक बनाई है, वही काम लो जिसको नाक बनाई है। और चले नाक की सीध नाक टेढ़ी पकड़े, चले नाक की सीध नाक टेढ़ी पकड़े, चर्चित ने ही उनकी नाक बचाई है, चर्चित ने ही उनकी नाक बचाई। बहुत खूब चक्की साहब, बहुत श्रेष्ठ रचना आपने शुरुआत की। और आपने जब हास्य व्यंग आपके जीवन के अंदर पूरी तरह से व्याप्त है, लेकिन आपने शुरुआत में पीड़ा की बात की, दर्द की बात की कि जहाँ दर्द होता है वहीं से एक काव्य का जन्म होता है। और हमें वाल्मीकि के समय की और बहुत सारे ऐसे उदाहरण याद है कि जहाँ पीड़ा से हमारी कविताओं का जन्म हुआ है। तो उन पीड़ाओं में, उन दर्द में आप हास्य कैसे निकालकर, हास्य के माध्यम से आप अपनी बात कैसे रख पाए हैं? मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे की जो आपकी सोच है, साइकोलॉजी है, क्या कुछ ऐसा रहा कि? देखिए साहब, हास्य पैदा करने के लिए खुद को रोना पड़ता है, हंसाने के लिए आशा नहीं है कविता करना। पूछो, किसी शेर लिखा, पूछो इन मत वालों से, ये कागज लोहे को काट रहे हैं कागज, खुद रोना पड़ता है साहब। दुष्यंत ने लिखा, हो गई है पी पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये पीर जब पहाड़ बन जाती है ना साहब, तब जो गंगा निकलती है ना दर्द की, वही कविता होती है। तो चाहे हास्य पिघल करके पूरा कविता वो आंसू के रूप में आता है, उसे आंसू कहते हैं। मैंने एक पंक्तियां लिखी, है नहीं द्रग नीर आंसू, मेरी किताब में कविता है कि है नहीं द्रग नीर आंसू, पीड़ितों का गान है, पीड़ितों का गान है, हृदय संचित पीर का यह स्वच्छता अभियान है। आज के संदर्भ में लिखा है, हृदय संचित पीर का यह स्वच्छता अभियान है। जब समाज को रोते देखता है ना कवि, तब उसके हृदय में से पीर का सागर उभरता है कविता के रूप में। चाहे वो हास्य कविता हो, चाहे वो वीर रस की हो, चाहे मानवीय संवेदना की कविता हो, गंभीर कविता हो, कैसी भी कविता हो, तो हास्य कवि उसको हास्य में लिख देता है। अब क्या सुना रहे हैं आप, बताइए। देखिए साहब, मैं कुछ क्षणिकाएं सुना देता हूँ आपको हास्य रंग में, मेरी नई किताब से। बहुत खूब, सुनाइए। देखिए, यहाँ श्लेष में बात करिए कि दिया सलाई ने, समझदार लोगों की बात है कि दिया सलाई ने दीपक से कहा, तेरा व्यवहार मुझे बहुत खलता है क्योंकि तू मुझसे जलता है। क्या बात है? तेरा व्यवहार मुझे बहुत खलता है क्योंकि तू मुझसे जलता है। अरे नहर खोदने की, व्यंग देखें कि नहर खोदने की योजना बनाई, जब पानी नहीं आया तो योजना कोई खोदा। क्या बात है? पानी नहीं आया तो योजना कोई खोदा, बेचारी नहर उसी में डूबी पाई। वाह वाह वाह, व्यंग देखें आप। बहुत बहुत सिर्फ सिनेमा घरों में होता है पर्दा, जहाँ सब कुछ बेपर्दा। क्या बात है? जहाँ सब कुछ सिनेमा घरों में ही होता है पर्दा, जहाँ सब कुछ बेपर्दा। और देखिए साहब,
ग्राहक और ये छोटी छोटी बातें हम जीवन में जो रोज देखते हैं ना, उन पर मैं लिख देता हूँ कि ग्राहक और दुकानदार में जमकर जूते चले। जमकर जूते चले किस बात पे चलिए देखिए साहब, चले कि ग्राहक और दुकानदार में जमकर जूते चले। ग्राहक कह रहा था तूने जो जूते दिए वो कम चले। बहुत बढ़िया, इस बात पर जूते चले। बहुत बढ़िया। देखिए कितने संक्षिप्त 3 पंक्तियों में, हाँ, और बहुत गहरी मार्मिक उनकी मादक मुस्कान, एक क्षण का देखें, उनकी मादक मुस्कान बिना लाइसेंस शराब की दुकान। वाह वाह वाह, बिना लाइसेंस की शराब की दुकान। इस तरह से मैंने बहुत इंजीनियर साहब हम रोज देखते हैं, रोज इन चीज़ों से परेशान होते हैं। आदमी उन चीज़ों को, उन तकलीफों को देखकर, उन अव्यवस्थाओं को देखकर आदमी गुस्सा करता है, झुंझलाता है, पैर पटकता है, और यहाँ तक कि गर्म होकर के अनशंट कहने भी लग जाता है। लेकिन कभी उनके उस आक्रोश को शब्द किस तरह से देता है, हास्य रस में देखिए आप। इंजीनियर साहब पुल के ऊपर से नहीं गुजरते हैं, पुल के ऊपर से नहीं गुजरते हैं, पास वाले रास्ते का उपयोग करते हैं। पूछने पर उन्होंने धीरे से इसका रहस्य बताया, भाई साहब ये पुल मैंने ही बनाया, यह पुल मैंने ही बनाया। इस तरह से मैंने हास्य छोटी छोटी क्षणिकाओं में लिखा, लंबी कविताएं भी लिखी। आप आगे फोन करिए। बहुत बढ़िया साहब, इन क्षणिकाओं के माध्यम से कितनी गहरी बात। लेकिन जब हम कई बार कटाक्ष करते हैं राजनीति पे, कितने ही कर लें, लेकिन हमारे जो नेता उन लोग पे कोई असर नहीं होता, ये मैं महसूस करता हूँ। और कवियों का और नेताओं का नोकझोंक अक्सर चलती रहती है। मैं चाहता हूँ कि जब आपने जो दर्द और पीड़ा की बात की थी, तो कोई एक ऐसी रचना, तो कुछ माहिए भी आपने कई प्रयोग किए हैं कविताओं में, तो कुछ माहिए आपने ताजा लिखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ माहियों से मैं माहिए सुनाऊंगा, हमारे दर्शकों को रूबरू माहिए सुनाऊंगा। आपने बात राजनीति की करी किशोर जी। आज तो स्थिति हो गई है कि पहले कहा करते थे साहब श्रेष्ठ कवियों के लिए कि आप नेताओं पर नहीं लिखेंगे, राजनीति पर नहीं लिखेंगे, आप कविता लिखेंगे शुद्ध। पुलिस पर, राजनीति पर, पत्नी पर, इन पर आप कलम नहीं चलाएंगे, इनके बिना हास्य पैदा करके दिखाओ। और पहले के शिष्ट जो कवि होते थे वो लिखते थे, अच्छी कविता लिखते थे। लेकिन आज स्थिति हो गई है कि राजनेताओं का और कवियों का पूरा संबंध हो गया है साहब। आपने देखा संसद में नेता लोग कवियों की कविताओं को कोड करते हैं, पुराने कवियों की, नए कवियों की। अपने प्रधानमंत्री जी भी कई कवियों के करते हैं। अटल जी तो इस कविताओं के लिए, अटल जी कवि थे, बाल कवि बैरागी हमारे कवि थे, नेता सांसद थे। इसी प्रकार से बहुत सारे कवि हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा में रहे थे, दिनकर राज्यसभा में रहे थे, और वो कविताएं भी वहाँ सुना करते। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, उनकी पंक्ति ने तो सिंहासन बदल दिया। मैथिली शरण गुप्त की तो वो है विशेष रूप से। तो मैं ये कहता हूँ आज कोई कहे कि, और फिर कवि लोग मंचों पर जब नेता बैठते हैं तो जनता सुनना चाहती है कि नेताओं के चरित्र के बारे में, और कितनी बारीक बात वो कह देते हैं नेता के बारे में। और साफ व्यंग वही अच्छा होता है जिसके लिए कहा जाए ना, उसको चुभे तो सही, लेकिन वो भी चरित्र वाह क्या वो होता है व्यंग। तो मैंने, आपने राजनीति की बात करी, मैं माहिया पर आऊंगा, लेकिन मैं कुछ नेताओं पर एक छोटी सी मेरी हास्य की कविता है। मैंने इसको बिल्कुल गीता के दर्शन के अनुसार लिखा, और संस्कृत शब्दावली बनाने की मैंने पूरी ग्रामर का ध्यान रखा। देखिए, हे परम अज्ञानी श्रोताओ, हास्य का आनंद लें। हे परम अज्ञानी श्रोताओ, आज मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूँ, अर्थात नेताजी के पावन अवतार की कथा सुनाता हूँ। अवतार होता है अचानक से, पहले मेहनत से पैदा होते थे नेता। आज तो 10-20 नए नारे तैयार किए, सपने दिखाए, नेता तैयार। तो मैं नेताजी के पावन अवतार की कथा सुनाता हूँ। एक बार जम्बू द्वीपे भरतखंडे जनवरी मासे दिवस संडे स्वतंत्रता उपरांते दिल्ली प्रांते विचित्र वेशे कनाट प्लेशे। सप्तमी विभक्ति चल रही है संस्कृत की। एक बार जम्बू द्वीपे भरतखंडे जनवरी मासे दिवस संडे स्वतंत्रता उपरांते दिल्ली प्रांते विचित्र वेशे कनाट प्लेशे। भ्रष्टाचार के पेट से, आउट ऑफ डेट से एक अद्भुत प्राणी का आविष्कार हुआ। ऐसा लगा मानो नेता के रूप में साक्षात कोई अद्भुत अवतार, नेता के रूप में कोई साक्षात अद्भुत अवतार हुआ। देखने पर यूं तो वो प्राणी आदमी की तरह सभी अंगों से युक्त था, किंतु इंसानियत से पूरी तरह मुक्त था।
था, इंसानियत से पूरी तरह मुक्त था। उसके शरीर पर कवच कुंडल के बजाय खादी का कुर्ता व धोती थी, सिर पर मुकुट के समान गांधी छाप टोपी थी, एक हाथ में सिगार का पाइप था, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र की जगह माइक था। वाह वाह वाह। उस अद्भुत प्राणी को देखकर मैंने पूछा, हे विचित्र आत्मा, आप कौन हैं? अपना परिचय दें, आखिर क्यों मौन है? यह सुनकर उन्होंने माइक को मुंह पर लगाया और अपने उत्पादन का रहस्य बताया। वो भैंसे के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोले, अहम नेतास्मि, वाह अहम नेतास्मि, भारत की नैया का खेतास्मि। खेतास। ये कविता लंबी है, लेकिन इसमें इस तरह की व्यंग है जो मैंने सहज भाव से संस्कृत शब्दावली में, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार मैंने उतारे हैं। तो मैंने एक, आपने कहा ना राजनीति पर बहुत लिखा, इसको जी, अगर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यंग था। लेकिन अब हम इस कार्यक्रम को विराम दें उससे पहले वो कुछ माइयों की मैंने आपसे जी अनुरोध किया था। किशोर जी, माहिया एक लोक छंद है, लोक छंद 3 पंक्तियों का होता है। देखिए छंद में हमें 4, 6, 8 पंक्तियां होती है, लेकिन ये 3 ही पंक्तियों का छंद होता है और ये लोक छंद है। इसको पंजाबी में टप्पेली कहते हैं। कुछ फिल्मों के माहिए भी बहुत फिल्मों में माहिए गाए हैं साहब, जगदीश सिंह ने गाए हैं फिल्मों में माहिए, और उनको धुन भी है। ये उससे अच्छा, ये नायक नायिका का संवाद होता है और उसमें श्रृंगार होता है। तो मैंने, चूंकि मैं हास्य हूँ का कवि हूँ, तो मैंने इसमें हास्य विनोद भी डाला है। नायक नायिका का नायिका से संवाद, नायिका का नायक से संवाद कराया। अब नायक दूर है कहीं, नायिका गांव में और ठेठ देशी गांव में है, देशी महिला, देश अपने देश में रहती है, गांव की महिला, उसको तो उपमाएं भी अपने देश की गांव की उसने देखा ही नहीं कभी बाहर दुनिया में क्या है। लेकिन कुछ जो आजकल तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली प्रचलन में आ गई है, वो तो वो बोल लेती है, लेकिन घर में सुनती है। तो मैंने उनका प्रयोग करते हुए हास्य विनोद में, रंग विनोद में एक माहिया लिखे। देखिए आप, जो मूल धर्म है ना नायक नायिका का संबंध, उसका मैंने निर्माण इसमें किया कि मौसम मस्ताना है, मौसम मस्तान, मात्राओं का पूरा ध्यान है इसमें, 12, 10 बार। अरे मौसम मस्ताना है, मौसम मस्ताना है, अरे सब तैयारी है, बस तुझको आना है। सब तैयारी है, बस तुझको आना है। तो आजा रे परदेसी, वो आजा रे परदेसी, उपमा देखें देशी, अरे अपना रिश्ता है जो मक्खन गुड़ देसी, अपना रिश्ता है जो मक्खन गुड़ देसी। तो भंवरे की कितनी उसके अंदर विरह की व्यथा है, देखिए आप, भूल रही है, खो रही है उसमें विरह में, कि भंवरे की गुन गुन सुन, भंवरी सोच रही बाजी मोबाइल धुन, क्या बात, भंवरी सोच रही बाजी मोबाइल धुन, चिट्ठी ना तार मिला, और चिट्ठी ना तार मिला, पोस्टमैन बैरी वो भी बैरंग निकला, अरे पोस्टमैन बैरी वो भी बैरंग निकला, पर बात ना हो पाए, पर बात ना हो पाए, रिंगटोन बजती ना नेटवर्क आए, रिंगटोन बजती ना नेटवर्क आए। तो मौसम प्रकृति देखें आप कि गेंदे भी, तकनीकी का उपयोग किया है मैंने इसमें, तकनीकी शब्दावली, कि गेंदे भी गदराए, और तितली भंवरे संग सेल्फी लेने आए, भंवरे तितली संग यही जमाना रह गया, सेल्फी लेने आए, और चटकी जब कुसुम कली, चटकी जब कुसुम कली, व्हाट्सएप करे तोते मैं ना अनपढ़ निकली, व्हाट्सएप करे तोते मैं ना अनपढ़ निकली,
और साहब उसका उपमा देखिए साहब, उपमा काय से देती है उसका दिल बैठा जा रहा है वियोग में। उपमा देखिए कि दिल बैठा धरने पे, उसने तो यही सुना, कहाँ बैठा रहता है, अरे दिल बैठा धरने पे, आजा माहिया चढ़ उड़न खटोले पे, आजा माहिया चढ़ उड़न खटोले। बहुत बढ़िया आदरणीय चर्चित जी, आज आपका आगमन, अनायास आगमन सायास बन गया और इतनी खूबसूरत रचनाओं से हम और हमारे श्रोता सभी मित्र लोग सब लाभान्वित हुए। बहुत बहुत आभार। और काव्य साधक परिवार में इस स्टूडियो में जब भी आपका जयपुर आगमन हो आप पधारिए। और मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता दर्शकों को। नमस्कार।